28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, अब मुंबई में रतन टाटा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। उनका बचपन सामान्य नहीं था। जब वे 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। ये एक ऐसा समय था जब बच्चे की दुनिया बिखर जाती है, लेकिन रतन ने हार नहीं मानी। उन्हें उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने पाला। दादी का अनुशासन और स्नेह दोनों ने रतन के व्यक्तित्व की नींव रखी। रतन की स्कूली पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई और फिर कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका का रुख किया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान उन्होंने खुद छोटे-मोटे काम भी किए। ये उनकी सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रमाण था। 1962 में वे भारत लौटे और टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम शुरू किया। यहाँ वे ऑफिस के आलीशान कमरे में नहीं, बल्कि मजदूरों के साथ पसीना बहाते थे। उन्होंने भारी मशीनें उठाना, स्टील के टुकड़े काटना और गर्म भट्टी में काम करना सब सीखा। ये अनुभव आगे चलकर उनके नेतृत्व को जमीनी हकीकत से जोड़ने वाला साबित हुआ। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया। उस समय समूह बिखरा हुआ था, 32 कंपनियां अलग अलग दिशा में काम कर रही थीं। कुछ लोगों को लगा कि रतन टाटा ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने कंपनियों का पुनर्गठन किया, नए मानक लागू किए और कर्मचारियों के मन में ये विश्वास जगाया कि हम सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए काम करते हैं। रतन टाटा का सपना था कि टाटा समूह दुनिया में भारतीय गर्व का प्रतीक बने। टाटा इंडिका 1998 में लॉन्च हुई। ये पहली भारतीय डिजाइन और निर्मित कार की। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना, ताकि आम आदमी भी कार का मालिक बन सके। टाटा टी द्वारा टेटली की खरीद 2000, एक ब्रिटिश कंपनी को भारतीय कंपनी ने खरीदा, जो उस समय एक ऐतिहासिक कदम था। कोरस 2007 और जगुआर लैंड रोवर की खरीद 2008, इन सौदों ने साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी जिंदगी में 4 बार शादी के करीब वे पहुंचे, लेकिन हालात ऐसे बने कि हर बार रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बावजूद वे हमेशा मानवीय रिश्तों और मूल्यों को प्राथमिकता देते रहे। वे अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानते थे। 26 नवंबर 2008 मुंबई हमलों के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घायलों और मृतकों के परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द सुना और सहायता प्रदान की। जब टाटा समूह के किसी कर्मचारी का परिवार कठिनाई में होता है, रतन टाटा सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। रतन टाटा की जिंदगी सादगी से भरी है। उनके पास भले ही करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वे जमीन से जुड़े हुए हैं। वे अक्सर बिना सुरक्षा घूमा करते थे, लोगों से सहजता से मिलते और उनकी बातें सुनते। उनका मानना है, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। कोविड-19 महामारी के दौरान टाटा ट्रस्ट ने 1500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। ये भारत में किसी भी कॉरपोरेट द्वारा दी गई सबसे बड़ी मदद में से एक थी। रतन टाटा को भारत सरकार ने 2 बार सम्मानित किया, पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008। वे विश्व के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडर्स में गिने जाते हैं। अंत में उनके निधन की बात करें तो रतन टाटा का देहांत 10 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ, जब उनकी उम्र 86 वर्ष थी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में राज्य शोक समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुंबई पुलिस ने उन्हें सलामी दी और औपचारिक समारोह में उन्हें विदा दी गई। भारत ने उनके निधन पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया और कई नेताओं और उद्योगपतियों ने उन्हें दूरदर्शी नेता और दयालु मानव बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपके पास ईमानदारी, मेहनत और दूरदृष्टि है, तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी बदलाव ला सकते हैं। एक साधारण से बच्चे से लेकर विश्व स्तरीय उद्योगपति बनने तक की यह यात्रा सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसानियत की मिसाल है। रतन टाटा ने साबित कर दिया कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें।